अब जो है हम गायनेकोलॉजी शुरू करेंगे। गायनेकोलॉजी को पढ़ने से पहले हम जो है रिलेवेंट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं। रिलेवेंट एम्ब्रियोलॉजी में देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीमेल गोनाड कौन सा होता है। फीमेल गोनाड होता है ओवरी। फीमेल के अंदर इंटरनल जेनेटिलिया कौन सा होता है, वो होता है यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना और फैलोपियन ट्यूब। फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसको हम बल्बा भी कहते हैं, वो इट कंप्राइजेस क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ओपनिंग ऑफ वजाइनल ग्लैंड्स एंड वजाइना। ये सारा आपका गोनाड्स के अंदर, इंटरनल जेनेटिलिया के अंदर और एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गोनाड्स के डेवलपमेंट के बारे में, फिर हम इंटरनल जेनेटिलिया के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लास्ट में जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं गोनाडल डेवलपमेंट के बारे में। गोनाडल डेवलपमेंट होता है जेनाइटल रिज से, जिसे हम गोनाडल रिज के नाम से भी जानते हैं। ये जेनाइटल रिज, गोनाडल रिज, इट इज अप्रिशिएटेड बाय 5 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। ये जेनाइटल रिज होती है बाय पोटेंशियल होती है, मतलब ये फीमेल गोनाड भी फॉर्म कर सकती है, मेल गोनाड भी फॉर्म कर सकती है। अब कौन से टाइप का गोनाड बनेगा, मेल गोनाड बनेगा या फीमेल गोनाड बनेगा, ये डिपेंड करता है कार्योटाइप पे। अगर कार्योटाइप आपका 46XY है, तो वाई जो क्रोमोसोम होता है, इसके ऊपर एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं SRY रीजन। दिस SRY रीजन इज प्रेजेंट ऑन डिस्टल फ्रैगमेंट ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये SRY रीजन अगर आपका नॉर्मल फंक्शनिंग है, तो ये सिग्नल करता है SOX9 जीन को, और SOX9 जीन के सिग्नलिंग से आपके टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है बाय 7 वीक्स, और टेस्टिस अपीयर कर जाएंगे बाय 7 वीक्स। तो 7 वीक्स तक आपका जो बेसिकली जेनाइटल रिज है वो बायपोटेंशियल रहता है। उसके बाद अगर मेल गोनाड बनना है तो फिर टेस्टिस का फॉर्मेशन रहेगा 7 वीक्स। लेकिन अगर आपका कार्योटाइप 46XX है, तो ड्यू टू absence of Y chromosome, due to absence of Y chromosome, there will be automatic conversion of the genital ridge into the ovary। अब चूंकि ये Y क्रोमोसोम नहीं है, इसीलिए आपके ओवरीज का फॉर्मेशन हो रहा है, और ओवरी अपीयर करते हैं बाय 8 वीक्स। जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं ओवरी के फॉर्मेशन में, दे इंक्लूड WNT4, COX-L2 एंड RSPO1। फिर हम बात करते हैं कि अपीयरेंस ऑफ ओवरी के लिए absence of Y क्रोमोसोम नेसेसरी था। एक्स क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं होता ओवरी के अपीयरेंस से। अपीयरेंस ऑफ ओवरी के लिए absence ऑफ वाई नेसेसरी था, जो कि 46XX में वाई नहीं होता, इसलिए ओवरी आ जाता। पर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नॉर्मल ओवरी, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए अगर आप देखोगे तो दोनों एक्सेस की जरूरत होती है, तो 2X क्रोमोसोम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ओवरी। अब इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन अगर देखें, तो टर्नर सिंड्रोम, जिसमें आपका कार्योटाइप क्या होता है, 45XO होता है। इस 45XO में अगर आप देखोगे, तो चूंकि आपके पास वाई तो इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, तो क्या इसमें ओवरी अपेयर करेगी, तो ओवरी विल डेफिनेटली अपेयर, क्योंकि वाई क्रोमोसोम नहीं है। लेकिन दो एक्स क्रोमोसोम भी नहीं है ना, इसीलिए आपके जो ओवरी रहेंगे, दे विल अंडरगो एक्सेलरेटेड अट्रेजिया। और जब ये एम्ब्रियो बर्थ लेगा, एट बर्थ दिस ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू द फाइब्रोटिक स्ट्रीक्स, जिसे हम स्ट्रीक गोनाड या फिर स्ट्रीक ओवरीज भी कह सकते हैं। और बेसिकली ये आपके गोनाड्स जो टर्नर सिंड्रोम के अंदर पेशेंट के अंदर रहेंगे, वो स्ट्रीक गोनाड्स रहेंगे, स्ट्रीक ओवरीज रहेंगे। तो ये जो इसे पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं गोनाडल डिसजेनेसिस कहते हैं। और जो टर्नर सिंड्रोम होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का गोनाडल डिसजेनेसिस होता है। इसमें ओवरी अपीयर तो करते हैं, लेकिन दे अंडरगो एक्सेलरेटेड अट्रेजिया, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रीक गोनाड, स्ट्रीक ओवरी। फिर हम बात करते हैं आपके स्वायर सिंड्रोम के बारे में। स्वायर सिंड्रोम के अंदर आपका कार्योटाइप तो नॉर्मल होता है 46XY। यहाँ पर आपका गोनाडल डिसजोनेसिस स्वायर सिंड्रोम के अंदर भी होने वाला है, और चूंकि कार्योटाइप नॉर्मल होते हुए भी गोनाडल डिसजोनेसिस होने वाला है, इसलिए इसको हम प्योर गोनाडल डिसजोनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है ना, कि वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट SRY रीजन जो है, उसके अंदर हो जाता है म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन होता है मोस्टली आपका पॉइंट म्यूटेशन मोर देन डिलीशन। अगर SRY रीजन के अंदर ये पॉइंट म्यूटेशन हो गया, तो जिसके कारण ये SRY रीजन हो जाएगा नॉन फंक्शनल। जैसे ही ये नॉन फंक्शनल होगा, वैसे ही आपका एबनॉर्मल गोनाडल डेवलपमेंट होगा, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ बायलैटरल स्ट्रीक गोनाड्स या फिर बायलैटरल स्ट्रीक टेस्टिस। जैसे आपके बायलैटरल स्ट्रीक ओवरीज बन रही थी टर्नर्स के अंदर, बायलैटरल स्ट्रीक गोनाड्स बन जाते हैं स्वायर सिंड्रोम के अंदर। फिर हम बात करते हैं आपके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में ऑफ द इंटरनल जेनेटिलिया। तो इंटरनल जेनेटिलिया के 4 कंपोनेंट्स होते हैं फीमेल्स के अंदर, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना और फैलोपियन ट्यूब। ये चारों स्ट्रक्चर्स अराइज करते हैं फ्रॉम पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट्स, जिन्हें हम मलेरियन डक्ट के नाम से भी जानते हैं। मेल के अंदर इंटरनल जेनेटिलिया के अंदर समाइनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, एपिडाइमिस और डक्टस डेफरेंस आते हैं। इसका निमोनिक है सिड। ये चारों आपके इंटरनल जेनेटिलिया मेल जेनेटल ट्रैक्ट के अराइज करते हैं फ्रॉम मीजोनेफ्रिक डक्ट, जिन्हें हम वॉल्कियन डक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो 2 डक्ट्स के नाम लिए मैंने, मीजोनेफ्रिक डक्ट और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ये अपीयर करते हैं एम्ब्रियो के अंदर एट 6 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। 6 हफ्ते पर ये आपके 6 हफ्ते पर ये आपको जो है देखने को मिलेंगे इंट्रायूटेराइन लाइफ में। ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो मेल्स के अंदर, जिसमें 46XY क्रोमोसोम है बेसिकली, सॉरी 46XY
कार्योटाइप है मेल्स के अंदर, उनमें टेस्टिस का तो फॉर्मेशन हो चुका है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। अब ये जो टेस्टिस है जो 7 वीक से आ चुके हैं, इनके पास सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स होता है। सर्टोली सेल्स अपीयर करते हैं बाय 7 वीक्स, लेडिक सेल्स अपीयर करते हैं बाय 8 वीक्स। सर्टोली सेल्स फॉर्म करते हैं एमआईएस और लेडिक सेल्स फॉर्म करते हैं टेस्टोस्टेरोन। जो एमआईएस होता है और टेस्टोस्टेरोन है, ये दोनों बेसिकली सिग्नल्स देंगे आपके इन दोनों डक्ट्स को, मल्पियन डक्ट और वॉल्पियन डक्ट और मलेरियन डक्ट। कैसे सिग्नल्स देंगे बताता हूँ। जो एमआईएस होता है ये डिसअपियरेंस कॉज करता है मलेरियन डक्ट का बाय 9 वीक्स, और ये इप्सिलैटरल साइड पे ही एक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि जो आपका राइट साइड का टेस्टिस है, वो जो आपका राइट साइड का टेस्टिस है, वो सिर्फ और सिर्फ राइट साइड के मलेरियन डक्ट को ही क्या करेगा, वो सिर्फ राइट साइड के मलेरियन डक्ट को ही रिग्रेस करेगा। देयरफॉर दिस एमआईएस एक्ट ओनली ऑन द इप्सिलैटरल साइड। जो जीन होता है आपके एमआईएस के लिए, दैट इज बेसिकली मलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, होता है क्रोमोसोम 19 के ऊपर प्रेजेंट होता है, और जीन फॉर एमआईएस रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 12। फिर हम बात करते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये मलेरियन डक्ट पे काम नहीं करता है, ये वल्फियन डक्ट के ऊपर काम करता है और सीड का फॉर्मेशन करता है। मतलब सेमानल वेसिकल, एपिडिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड डक्टस डेफरेंस का फॉर्मेशन करता है आपका टेस्टोस्टेरोन। जब ओवरी का फॉर्मेशन हो जाएगा फीमेल्स के अंदर ड्यू टू 46XX क्रोमोसोम, तो वो चूंकि ओवरी का फॉर्मेशन होता है बाय 8 वीक्स, इसमें टेस्टिस नहीं है। टेस्टिस नहीं होगा तो दो चीजें नहीं होगी, और एमआईएस भी नहीं होगा और टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा। एमआईएस नहीं होगा तो मलेरियन डक्ट परसिस्ट करेगी, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया। और टेस्टोस्टेरोन ना होने के कारण आपका वोल्फियन डक्ट जो है वो डिसअपियर कर जाएगा बाय 9 वीक्स। इसमें आपको याद क्या रखना है कि पहली बात तो दोनों जो डक्ट्स थे, मलेरियन डक्ट्स और वॉल्फियन डक्ट्स, ये अपीयर कर रहे थे एम्ब्रियो के अंदर बाय 6 वीक्स। दोनों डिसअपियर करते हैं आपके 9 वीक्स के टाइम पर, ठीक है। और अगर आपके टेस्टोस्टेरोन और एमआईएस ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, तो फिर आपके मेल का इंटरनल जेनेटिलिया फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों चीजें अब्सेंट है तो आपका फीमेल का इंटरनल जेनेटिलिया बन जाता है। ये आपकी चीजें इतनी याद है। फिर हम बात करते हैं क्या एस्ट्रोजन जरूरी होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल जेनेटिलिया इन फीमेल? नो। तो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉर द अपीयरेंस ऑफ इंटरनल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेक्सुअल ग्रोथ एट प्यूबर्टी। इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम, जिसके अंदर 45XO होता है, जिसके अंदर कौन से गोनाड्स बने थे? स्ट्रीक गोनाड्स आपको देखे थे। कैसे गोनाड्स देखे थे हमको? स्ट्रीक गोनाड्स का फॉर्मेशन दिखा था, स्ट्रीक ओवरीज का फॉर्मेशन देखने को मिला था ड्यू टू वन लेस एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब यूटेरस इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा? तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर ऑब्वियसली यूटेरस तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एमआईएस और आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं है ना इसके अंदर। एमआईएस और टेस्टोस्टेरोन नहीं है, इसके कारण यूटेरस तो जो है आपका बनने वाला है, लेकिन वो साइज के अंदर ग्रो नहीं करेगा, हाइपोप्लास्टिक और इन्फेंटाइल ही रहेगा। रीजन इसका होता है ड्यू टू नो एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन तो आपका ओवरी से आता था ना, और ओवरी आपके स्ट्रीक ओवरीज है, तो एस्ट्रोजन नहीं होगा, देयरफॉर स्मॉल और आपका हाइपोप्लास्टिक इन्फेंटाइल यूटेरस रहेगा। स्वायर सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं, जिसमें आपका कार्योटाइप के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम था किसके अंदर? प्रॉब्लम था आपके SRY जीन के अंदर, जो कि नॉन फंक्शनल होने के कारण आपके टेस्टिस जो थे वो भी नॉन फंक्शनल थे, मतलब स्ट्रीक टेस्टिस, स्ट्रीक गोनाड्स इसमें भी प्रेजेंट थे। तो ये स्ट्रिक्ट टेस्टिस बेसिकली आपके एमआईएस और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगे क्या? तो अगर नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। अगर एमआईएस और टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होंगे तो क्या यूटेरस फॉर्म होगा? ऑब्वियसली फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यूटेरस मतलब बेसिकली फीमेल का इंटरनल जेनेटिलिया तब फॉर्म हो जाता था जब एमआईएस और टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रेजेंट होते थे। यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है तो यूटेरस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि अगेन हाइपोप्लास्टिक एंड इन्फेंटाइल होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रेजेंट नहीं रहेगा किसी मेल के अंदर जिसका जीनोटाइप 46XY है। तो ये फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया डिस्पाइट वाई क्रोमोसोम आपको स्वायर सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलेगा। स्वायर सिंड्रोम के बारे में आगे अभी भी बता देता हूँ कि इसमें जो है आपको स्ट्रीक या आप रख सकते हो स्ट्रीक टेस्टिस, मतलब स्ट्रीक गोनाड्स देखने को मिलता है। फीमेल का इंटरनल जेनेटिलिया, इसमें फीमेल का इंटरनल जेनेटिलिया और फीमेल का ही एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इस डायग्राम को, अगर आप देखोगे अच्छे से तो इसमें आप क्या देख सकते हो? इसमें आप देख सकते हो कि ये जो पहला डायग्राम है इसमें दोनों डक्ट्स प्रेजेंट है। पिंक कलर का बेसिकली आपका मलेरियन डक्ट है, ब्लू कलर का आपका ये वाला डक्ट है, वॉल्फियन डक्ट है। तो अगर एमआईएस और एंड्रोजन ये दोनों चीजें प्रेजेंट रहेगी तो आपका जो मलेरियन डक्ट है ये रिग्रेस कर जाएगा, लेकिन जो वॉल्फियन डक्ट है वो क्या कर जाएगा? डेवलप कर जाएगा, जैसे यहाँ पर डेवलप किया है। और अगर एमआईएस और एंड्रोजन आपके अगर एमआईएस और एंड्रोजन आपके एब्सेंट है, तो फिर आपका जो मलेरियन डक्ट है वो डेवलप कर जाएगा और वॉल्फियन डक्ट जो है वो रिग्रेस कर जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रेमनेंट्स के बारे में। देखो ये सारी चीजें जो आपके डक्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, कोई डक्ट रिग्रेस कर रहा है, कोई डक्ट डेवलप कर रहा है, ये सारी चीजें एम्ब्रियोलॉजिकली हो रही है। अब हमें कैसे पता चलता है कि एम्ब्रियोलॉजिकली ये सारी चीजें हो रही है? क्योंकि
कुछ आपके डक्ट्स के जो है रेमनेंट्स रह जाते हैं, मतलब मेल्स के अंदर मलेरियन डक्ट्स के रेमनेंट रह जाएंगे और फीमेल्स के अंदर वल्पियन डक्ट्स के रेमनेंट रह जाएंगे। मलेरियन डक्ट्स के बेसिकली एक ही रेमनेंट होता है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस, इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रेटेड ऑफ मॉर्गेग्नी। फिर वल्पियन डक्ट्स के बेसिकली आपके पास तीन ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तीन रेमनेंट होते हैं वल्पियन डक्ट के, एपोपोरॉन, पैरापोरॉन और गार्टनर्स डक्ट। ये फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। देखो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ना, इससे आपके तीनों चीजें एपोपोरॉन, पैरापोरॉन और गार्टनर डक्ट आने वाले हैं। कैसे? ये जो आपके छोटे छोटे ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, और ये मेसोनेफ्रिक सारे मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स बना मिलकर बनाते हैं एक डक्ट जिसे हम कहते हैं मेसोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है। अब अगर आपको बताऊं तो जो एपोपोरॉन और पैरापोरॉन है ये उन मेसोनेफ्रिक छोटे छोटे मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स से अराइज करता है। तो वही जो गार्टनर डक्ट है ये अराइज करता है फ्रॉम द मेसोनेफ्रिक सेस्ट, फ्रॉम द मेसोनेफ्रिक डक्ट। ओके, एपोपोरॉन और पैरापोरॉन अराइज करते हैं फ्रॉम मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स और गार्टनर डक्ट अराइज करता है फ्रॉम द मेसोनेफ्रिक डक्ट। अब अगर आप एपोपोरॉन और पैरापोरॉन को देखो तो एपोपोरॉन जो है ये क्या क्रेनियली लोकेटेड है एज कंपेयर टू पैरापोरॉन, ये क्या लेटरली लोकेटेड है टू एज कंपेयर टू पैरापोरॉन, और साथ में अगर देखोगे तो एपोपोरॉन जो है ये ओवरी और फैलोपियन ट्यूब के बीच में लोकेटेड है। पैरापोरॉन के बारे में एक ही चीज याद रखें, इट इज लोकेटेड मीडियली टू दी एपोपोरॉन। ठीक है जी। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि एपिपोरॉन जो है इट इज लोकेटेड क्रेनियली लैटरली टू पैरापोरॉन, इट इज प्रेजेंट बिटवीन ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब। तो वही जो आपका पैरापोरॉन है इट इज लोकेटेड मीडियली टू एपिपोरॉन। साथ में अगर आप देखोगे तो जो आपके ये डक्ट्स है एपिपोरॉन, पैरापोरॉन और गार्टनर डक्ट, ये बेसिकली रेमनेंट्स है, ये फॉर्म कर सकते हैं सिस्ट आगे जाकर। ओके, तो एपिपोरॉन और आपके जो पैरापोरॉन होता है ये दोनों पैराट्यूबल या फिर पैरा ओवेरियन सिस्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो वही जो गार्टनर डक्ट है ये फॉर्म कर सकते हैं गार्टनर सिस्ट, और ये सिस्ट जो होता है वजाना के अंदर होता है, ऑन दी प्रेजेंट होता है ऑन दी एंटेरोलैटरल वॉल ऑफ दी वजाना, ऑन दी एंटेरोलैटरल वॉल ऑफ दी वजाना। ठीक है। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज द लोकेशन ऑफ रेमनेंट्स ऑफ द वॉल्फियन डक्ट। तो वॉल्फियन डक्ट के रेमनेंट्स की लोकेशन होती है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। इंटरनल जेनेटल इंटरनल जेनेटिलिया जो होता है आपका वो डिफरेंशिएट कब करता है मेल और फीमेल के बीच में, वो करता है 10 to 10 वीक्स पे। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए एक्सटर्नल जेनेटिलिया कब, पहले अभी एक्सटर्नल जेनेटिलिया पढ़ना बाकी है, ये आगे आएगा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया कब डिफरेंशिएट कर जाएगा मेल और फीमेल के बीच में, तो ये कर जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 12 to 14 वीक्स। ओके, 12 to 14 वीक्स पे ये डिफरेंशिएट कर जाता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, और इंटरनल जेनेटिलिया कब डिफरेंशिएट कर जाता है 10 वीक्स पे। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटिलिया विच अराइजेस फ्रॉम द यूरोजेनेटल साइनस। मेल्स की अगर बात करते हैं तो मेल्स में 46XY क्रोमोसोम था, वाई प्रेजेंट होने के कारण टेस्टिस आ गया, और टेस्टिस से रिलीज होने वाले टेस्टोस्टेरोन और एमाइस के कारण इंटरनल जेनेटिलिया आ गया। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है पाई अल्फा रिडक्टेज की मदद से कन्वर्ट हो जाता है डीएचटी के अंदर, जो मोर पोटेंट फॉर्म होता है आपके टेस्टोस्टेरोन का। ये डीएचटी कन्वर्ट कर देगा यूरोजेनेटल साइनस को मेल स्ट्रक्चर्स के अंदर, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के स्ट्रक्चर के अंदर। सिमिलरली फीमेल के अंदर चूंकि टेस्टोस्टेरोन है नहीं तो डीएचटी बनेगा नहीं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं अगर कोई पर्सन है जिसमें 46XY क्रोमोसोम है और वो लैक करता है 5 अल्फा रिडक्टेज, तो उसमें टेस्टिस तो प्रेजेंट होगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, टेस्टोस्टेरोन भी प्रेजेंट होगा क्योंकि टेस्टिस प्रेजेंट है तो टेस्टोस्टेरोन भी होगा, एमआईएस भी इसमें आएगा बहुत आराम से क्योंकि टेस्टिस प्रेजेंट है। लेकिन सिर्फ 5 अल्फा रिडक्टेज के अंदर प्रॉब्लम है, तो टेस्टोस्टेरोन डीएचटी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर डीएचटी नहीं है भाई तो डीएचटी ही कन्वर्ट करता था यूरोजेनेटल साइनस को इनटू मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इसीलिए आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया इस पर्सन के अंदर फीमेल लाइक होगा। इसीलिए एक ऐसा पर्सन जिसका जीनोटाइप तो आपका 46XY मतलब मेल लाइक है लेकिन एक्सटर्नल जेनेटिलिया आपका फीमेल लाइक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। फिर हम बात करते हैं एक ऐसा पर्सन जिसमें आपका जीनोटाइप फीमेल का है लेकिन ड्यू टू सम रीजन एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर एक्सेस ऑफ एंड्रोजन हो जाता है। इस एक्सेस ऑफ एंड्रोजन के कारण ओवरीज तो आपकी आ जाएगी क्योंकि वाई क्रोमोसोम है नहीं, पर आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया ड्यू टू एक्सेस ऑफ एंड्रोजन मेल जैसा हो जाएगा। अब जीनोटाइप आपका हाँ फीमेल जैसा और एक्सटर्नल जेनेटिलिया मेल जैसा हो गया, इसको हम कहते हैं फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट। फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट का मोस्ट कॉमन काज होता है आपका कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया के अंदर मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसी होती है 21 हाइड्रोक्सिलेज की। आप कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया जब भी एग्जाम के अंदर डायग्नोज करोगे तो दो हिंट्स वहां पर दी हो सकती है, एक हाइपोटेंशन ड्यू टू हाइपोनेट्रीमिया और एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया के अंदर हमेशा ये दो हिंट्स जो है दी होती है, हमेशा दी होती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट जब भी आपको दिख जाए एट दी बर्थ,
बर्थ पे आपको एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट जब भी दिख जाए तो पहला इन्वेस्टिगेशन जो आप करोगे वो कार्योटाइप होगा। अगर कार्योटाइप आपको 46X मिलता है तो दूसरा इन्वेस्टिगेशन जो आप करोगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को चेक करोगे। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हाइपोनेट्रोपिया मिल गया तो आपको पता है मोस्ट कॉमन कॉज क्या था सेक्सुअल डेवलपमेंट बर्थ पे खराब होने का, दैट इज बेसिकली कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके एरियाज ऑफ यूरोजेनेटल साइनस। तो पहला होता है जेनेटल ट्यूबरकल। जेनेटल ट्यूबरकल से आपका अराइज करता है क्लाइटोरिस इन फीमेल्स और पेनिस इन मेल्स। फिर होता है जेनेटल फोल्ड। जेनेटल फोल्ड से अराइज करता है लेबिया माइनोरा इन फीमेल्स एंड पेनाइल यूरेथ्रा इन मेल्स। और जेनेटल स्वेलिंग से आपका अराइज करता है लेबिया मेजोरा इन फीमेल्स एंड स्क्रोटम इन मेल्स। ये सारे स्ट्रक्चर जो मैंने एक ही पार्ट से अराइज कर रहे हैं ऑफ यूरोजेनेटल साइनस, दे आर व्हाट, दे आर होमोलोगस टू ईच अदर। मतलब क्लिटोरिस और पेनिस एक दूसरे के होमोलोगस है, लेबिया माइनोरा एंड पेनाइल यूरेथ्रा एक दूसरे के होमोलोगस है, लेबिया मेजोरा एंड स्क्रोटम एक दूसरे के होमोलोगस है। फिर हम बात करते हैं कि अगर एक्सेस ऑफ एंड्रोजन मिल जाता है फीमेल को ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया तो क्लिटोरोमेगोली हो सकती है एंड फ्यूजन ऑफ लेबिया मेजोरा हो सकता है। अगर आपको बर्थ के टाइम पे क्लिटोरोमेगोली या फिर फ्यूजन ऑफ लेबिया मेजोरा दिख जाए तो दिस इज एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिसे हम एम्बिगियस जेनेटेलिया भी कहते हैं। ये एम्बिगस जेनेटिलिया जब भी आपको देखने को मिलेगा पहला इन्वेस्टिगेशन आपका रहेगा कार्योटाइप करना। कार्योटाइप पे आपको 46XX अगर ये मिल गया, मतलब अगर आपको फीमेल का जीनोटाइप देखने को मिल गया तो आपको बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि ये कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया के कारण होगा। इसलिए आप इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को चेक करोगे, ये आपका सेकंड इन्वेस्टिगेशन रहेगा। ट्रू हर्माफ्रोडाइट वो कंडीशन होती है जिसमें फंक्शनल टिश्यू होता है दोनों गोनाड्स का, मतलब ओवरी और टेस्टिस दोनों के फंक्शनल टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको ओवा टेस्टिकुलर सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया आपका एम्बिगस होता है। कार्योटाइप जो मोस्ट कॉमन होता है ट्रू हर्माफ्रोडाइट के अंदर दैट इज 46XX। बाकी के कार्योटाइप भी पॉसिबल होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन कार्योटाइप ट्रू हर्माफ्रोडाइट के अंदर जो होता है वो 46XX होता है। फिर हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू मेल एंड फीमेल बाय 12 टू 14 वीक्स। इंटरनल जेनेटिलिया कब करता था? 10 वीक्स में डिफरेंशिएट करता था। ओके, फिर हम बात करते हैं आपके होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। तो होमोलोगस ऑर्गन्स आपके फीमेल के अंदर और मेल के अंदर कौन कौन से होते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड इज होमोलोगस टू ग्लैंड्स ऑफ स्किन आल्सो कॉल्ड एज स्मॉल पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ फीमेल। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड एज काउपर ग्लैंड ऑफ मेल आर होमोलोगस टू बार्थोलिन ग्लैंड ऑफ फीमेल्स। फिर हम बात करते हैं मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट। मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट जिसमें आपका फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल जेनेटिलिया फीमेल जैसा होता है और जीनोटाइप मतलब कार्योटाइप आपके मेल जैसा होता है, उसमें देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ गोनाडल ट्यूमर्स। देयरफॉर हम गोनाडोक्टोमी जो है कर देते हैं ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ गोनाडल ट्यूमर। मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो आपके इस एबनॉर्मल गोनाड्स के अंदर देखने को मिलेगा दैट इज गोनाडोब्लास्टोमा। और मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है आपको एबनॉर्मल गोनाड्स के अंदर दैट इज डिस्डर्मिनोमा। फिर हम बात करते हैं स्वायर सिंड्रोम के बारे में। तो स्वायर सिंड्रोम के अंदर आपको 46XY होता है, जीनोटाइप मेल जैसा होता है, लेकिन टेस्टिस का फॉर्मेशन नहीं होता ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन इन SRY जीन। ओके, जिसके कारण नॉन फंक्शनल होता है और आपके जो टेस्टिस होते हैं वो स्ट्रिक टेस्टिस स्ट्रिक गोनाड्स होता है, रिजल्टिंग इनटू नो DHT नो MIS नो टेस्टोस्टेरोन। DHT होगा क्या? नहीं होगा। MIS होगा क्या? नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन होगा क्या? नहीं होगा। ये तीनों चीजें जब नहीं रहेगी तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया आपके फीमेल टाइप होगा और इंटरनल जेनेटिलिया कैसा होगा? इंटरनल जेनेटिलिया भी फीमेल टाइप होगा भाई। ये पहले ही बता दिया था कि यूटेरस अपीयर कर जाता है स्वायर सिंड्रोम के अंदर। और अगर जैसे ही आपको पता चलता है कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया फीमेल टाइप होगा तो स्वायर सिंड्रोम के अंदर आपका जीनोटाइप मेल जैसा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया फीमेल जैसा, क्या ये मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट जैसा नहीं दिख रहा? तो और मैंने बताया था मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट में देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ गोनाडल कैंसर। हम इसीलिए क्या कर देंगे? गोनाडेक्टोमी कर देंगे एज सुन एज डायग्नोसिस इज मेड ऑफ स्वायर सिंड्रोम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के अंदर नो रूटीन